फ्रेंड्स, आज हम स्किनर के अधिगम सिद्धांत के बारे में जानेंगे। हमने इसके पहले थॉर्नडाइक के सिद्धांत को बताया है, कोहलर के सिद्धांत को बताया है। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है और कोहलर ने अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत दिया है। आज हम स्किनर के हमने रिकॉल क्यों करवाया कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हमने पढ़ा दिया है। थॉर्नडाइक का हमने एक प्रभाव का नियम बताया था, जिसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। स्किनर के सिद्धांत को जानने के लिए हमें थॉर्नडाइक के सिद्धांत को जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उसको वीडियो में जाके देख सकते हैं। हम स्किनर के सिद्धांत को बताने से पहले इनका जो अधिगम पे सिद्धांत है, पहले हम एक क्रमवार बता देते हैं कि इनके बारे में हम जानेंगे क्या। इनके सिद्धांत के उपनाम के बारे में जानेंगे। ये कहाँ के निवासी हैं। आप सोचते होंगे निवासी के ये कहाँ के सिविलियन है। मैं ये इस पर क्यों जोर देती हूँ, क्योंकि ये पूछा जाता है, ये चाहे टेट हो सुपर टेट हो, इसलिए मैं ये ज़रूर बताना आवश्यक समझती हूँ कि ये निवासी कहाँ के थे, इन्होंने प्रयोग किस पर किया और किस प्रकार प्रयोग किया, और इनके सिद्धांतों के उपनाम के बारे में जानते हैं। तो स्किनर अमेरिका के निवासी थे। इनका जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इनके जो और भी उपनाम है वो है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, सबलीकरण अनुक्रिया का सिद्धांत। अब इस तरीके से इनके सिद्धांत का नाम क्यों दिया गया वो भी हम जानेंगे। इनका जो प्रयोग था वह कबूतर पर था और सफ़ेद चूहे पर था। यानी कबूतर पर जो इनका प्रयोग था, इनके मतलब ये बहुत पूछा जाता है कि इन्होंने जो प्रयोग किया है वो स्किनर बॉक्स के रूप में पूछा जाता है। इन्होंने जो सफ़ेद चूहे प्रयोग किया है, जो इन्होंने अपने यूज में लाया था, उसमें ध्वनि को भी यूज में लाया था और प्रकाश को भी यूज में लाया था, क्योंकि इन्होंने उद्दीपक को पुनर्वलन माना है। मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि उद्दीपक है क्या। यानी हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमें प्रेरित करता है, जिसको हम पाना चाहते हैं, और जो पाने के लिए जो भी चीज़ें हमको प्रेरित करती है, वह मनोविज्ञान के शब्द में उद्दीपक कहलाती है। और उद्दीपक को स्किनर ने पुनर्वलन माना है। तो मुख्य मुख्य चीज़ें ये जान लेते हैं कि इन्होंने पुनर्वलन यानी पुनर्वलन अनुसूचियाँ दी हैं, पुनर्वलन के प्रकार बताए हैं ना, और पुनर्वलन के प्रकार के साथ साथ पुनर्वलन अनुसूचियाँ भी बताई हैं। यानी हम एक जान लेते हैं। और इन्होंने व्यक्ति की अनुक्रिया के आधार पर व्यक्ति की क्रियाओं को दो भागों में बांटा है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक ऐच्छिक अनुक्रिया होती है, दूसरा अनैच्छिक अनुक्रिया होती है। अनैच्छिक क्रिया क्या है? अनैच्छिक क्रिया को इन्होंने प्रतिवादी भी कहा। प्रतिवादी क्यों? यानी कोई भी एक ऐसी चीज़, यानी हमारी आँखें हैं, कोई इस पर सुई अगर चुभाएगा तो हमारे स्वतः ही ये आँखें बंद हो जाएंगी, ये अनैच्छिक क्रिया हुई। या फिर हमारे पलकों का कुछ समय के बाद झुकना, यानी ये पलकें जो है वो झुक जाती हैं, तो ये अनैच्छिक क्रिया यानी प्रतिवादी हैं। अगर इस पर कोई क्रिया की जाएगी तो ये तुरंत ही उसके अनुरूप ही वो करती हैं। और एक इन्होंने ऐच्छिक क्रिया बताई, जिसे क्रिया प्रसूत भी कहा जाता है। ऐच्छिक क्रिया यानी अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आपको अच्छा लगे या ना लगे आप ना देखिए, तो ये अपनी क्रिया अपनी इच्छा के अनुसार, या आप पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो नहीं पढ़ेंगे। ये है ऐच्छिक अनुक्रिया। अब इनके हम पुनर्वलन की बात करेंगे। यानी इन्होंने पुनर्वलन, हमने बता दिया कि उद्दीपक को इन्होंने पुनर्वलन माना है। तो जो पुनर्वलन माना है, पहला एक सकारात्मक पुनर्वलन माना है, यानी सकारात्मक उद्दीपक माना है। एक नकारात्मक उद्दीपक माना है, यानी कोई भी ऐसा व्यवहार या कार्य जो हमें सकारात्मक प्रेरित करे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो सकारात्मक पुनर्वलन है। नकारात्मक यानी जब कोई नकारात्मक हुआ है कि हम कोई भी ऐसा कार्य जो, जैसे हमें जब दंड दी जाती है, दंड दे के हमको कोई कार्य कहा जाता है कि आपको ये करना है, तो हम शायद उतनी इच्छा से या बहुत ही वो चीज़ें जो हम एक सकारात्मक रूप से पा सकते हैं, वो नकारात्मक रूप में नहीं पाते हैं। यानी जब फोर्स किसी को बल द्वारा कोई चीज़ सिखाने के लिए प्रेरित की जाती है तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना वो प्राकृतिक रूप में कर पाता। ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। और मैं क्रमवार बता रही हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं,
क्योंकि मैंने स्लाइड बीच बीच में नहीं प्रोवाइड की है, तो आप लिख भी सकते हैं। और इनकी अनुसूचियों के बारे में भी बात करते हैं। पुनर्वलन अनुसूची, पुनर्वलन अनुसूची भी इन्होंने 2 प्रकार की बताई है। एक सतत पुनर्वलन अनुसूची और दूसरा आंशिक आंशिक पुनर्वलन अनुसूची। सतत पुनर्वलन अनुसूची क्या है? इसको बहुत ही बेकार माना गया है। यानी कोई भी व्यक्ति जब वो कार्य करने के लिए प्रेरित है, तो उसको बार बार आप जब किसी बात के लिए कहेंगे तो वो पुनर्वलित ना होके, यानी वो उस लक्ष्य के प्रति टारगेट ना होके वो उससे बहुत ही इरिटेट होगा, बहुत ही उसको चिढ़ होगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे खराब पुनर्वलन अनुसूची कौन सी है? तो वह है सतत पुनर्वलन अनुसूची। दूसरा है आंशिक पुनर्वलन अनुसूची, यानी कोई प्रेरित है और समय समय पे उसको आप उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, बीच बीच में उसको आप ये बताते जा रहे हैं कि हाँ ये टारगेट है और ये हमको करना है। तो ये है आंशिक पुनर्वलन अनुसूची। हमने ये जान लिया है स्किनर के सिद्धांत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पुनर्वलन उद्दीपक को इन्होंने पुनर्वलन माना है, पुनर्वलन अनुसूचियाँ दी हैं और व्यक्ति की क्रियाएं बताई हैं, जिसको उन्होंने 2 भागों में बांटा है, पहला ऐच्छिक, दूसरा अनैच्छिक। और हमने पुनर्वलन के बारे में जान लिया, सकारात्मक नकारात्मक, और इनके प्रयोग के बारे में भी हमने जान लिया। इनका एक और इनके विषय में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जानना जरूरी है। अमेरिका के निवासी तो है, तो इनकी एक बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपको जान लेना चाहिए। और इनका प्रयोग हमने बता ही दिया। हाँ, ये स्किनर बॉक्स बहुत पूछा जाता है, जो इन्होंने सफ़ेद चूहे पर इन्होंने मतलब इनका कोई उद्दीपक बाहर नहीं रखा गया था, जैसे जिस प्रकार थांडाइक ने मृत मछली को बॉक्स के बाहर रखा था, इन्होंने ऐसा नहीं किया था। इन्होंने कबूतर पर जब प्रयोग किया और चूहे पर प्रयोग किया। जब कबूतर के ऊपर प्रयोग किया इन्होंने, तो उसके लिए चोंच इम्पॉर्टेंट है, जो उसकी चोंच है उसका वो यूज करके उद्दीपक को प्राप्त करता है। यानी उन्होंने उसके लिए एक बॉक्स बनाई थी, उसमें चाबी लगाया था और एक उसमें ध्वनि भी थी और प्रकाश भी था। और जब वो चाबी पे पुश करता था कबूतर अपने चोंच से, तो उसको खाना दाना मिल जाता था, जिससे उसको जो है उद्दीपक की प्राप्ति हो जाती थी। इसी प्रकार चूहे के लिए, चूहे को जिस बॉक्स में बंद किया था उसमें भी ध्वनि एवं प्रकाश का यूज किया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि जो चूहा है जब वो पैर से लीवर को पुश करता था, तो जो खिड़की एक बनाई हुई थी, बॉक्स था, बॉक्स पे लीवर भी लगा हुआ था और एक खिड़की थी, उस खिड़की से तुरंत ही उसके लिए भोजन आ जाता था और वो उसको खा लेता था। इससे उसको क्या हुआ, क्रिया प्रसूत, यानी उसको धीरे धीरे यह ज्ञात हुआ कि ये क्रियाएं ऐसी ही है, और वो उसको जान पाता है कि हाँ मैं अगर ऐसा ऐसा कर रही हूँ तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा उद्दीपक। बस इतना ही है। आपको अगर दिक्कत हो रही हो तो मैं यही इतना कहूँगी कि आप क्रमवार मैं जैसे जैसे बता रही हूँ, मैंने जितने भी चीज़ें बताई हैं उनके निवास के बारे में, प्रयोग के बारे में, वो निवासी कहाँ के थे, और इनकी जितनी भी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया पुनर्वलन, तो आप उसको क्रमबद्ध लिख लीजिए। इससे ज़्यादा कुछ और भी नहीं है, आप इतना इनके बारे में जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।